हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है। यह फैसला राज्यपाल की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से लागू किया गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अवनीश अवस्थी वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों की रणनीति में उनकी सीधी भूमिका रही है। इससे पहले भी उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद विस्तार दिया गया था, क्योंकि सरकार उनकी कार्यशैली और अनुभव को महत्वपूर्ण मानती है। कानून व्यवस्था, निवेश प्रोत्साहन और बड़े आयोजनों के सफल संचालन में उनकी भूमिका को अहम माना जाता रहा है। अब सेवा विस्तार के इस फैसले से साफ संकेत है कि सरकार आगामी योजनाओं और नीतिगत निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी चाहती है, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़ी एक खास खबर सामने आई है, जहां इजराइल के प्रतिष्ठित अखबार द जेरूसलम पोस्ट के संपादक ज़्विका क्लेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली साबित हुई थी और इससे रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिली। क्लीन के अनुसार भारत और इजराइल के बीच रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा को इजराइल में बेहद सकारात्मक नजरिए से देखा गया था, क्योंकि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्वतंत्र इजराइल यात्रा थी। उस समय दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए थे, जिनका असर आज भी द्विपक्षीय संबंधों में दिखता है। इस बयान के बाद एक बार फिर भारत इजराइल संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के सारण जिले के मांझी क्षेत्र में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन को अब आधिकारिक रूप से न्यू मांझी स्टेशन नाम दे दिया गया है। यह निर्णय स्थानीय मांग और जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद लिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। नया स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया था। पहले यहां का पुराना स्टेशन सीमित संसाधनों के साथ संचालित हो रहा था, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। रेलवे प्रशासन ने हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया है। उसी क्रम में ये नया स्टेशन विकसित किया गया। नामकरण की घोषणा के साथ ही स्थानीय व्यापार और आवागमन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के देवरिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर लगे आरोपों पर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी को संरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता और यदि कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में बीएसए पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही है। उन्होंने ये भी दोहराया कि शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया को और तेज करने के संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ें, एक और अपडेट देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से समान सर्किल रेट प्रणाली लागू होने जा रही है, जिसके तहत कोने और पार्क फेसिंग भूखंडों की कीमतें अधिक होंगी। राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह नया प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया है। अब अलग अलग श्रेणियों के प्लॉट के लिए स्पष्ट दरें तय होंगी, जिससे खरीद फरोख्त में भ्रम की स्थिति कम होगी। अब तक कई जिलों में सर्किल रेट को लेकर असमानता की शिकायतें सामने आती रही थीं, जिस पर सरकार ने व्यापक समीक्षा की थी। नई व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ताकि एकरूपता बनी रहे। 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस प्रणाली से रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता बढ़ने और राजस्व में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या होली के बाद इसकी जारी होने की तारीख घोषित की जाएगी। यह चर्चा 27 फरवरी 2026 को तेज हुई, जब किसानों के बीच अगली किस्त को लेकर उत्सुकता बढ़ी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और पिछली किस्त के बाद किसान अगली रकम का इंतजार कर रहे हैं। खासकर रबी की फसल के समय यह राशि उनके लिए राहत साबित होती है। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही किस्त जारी की जाएगी। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी बाकी है। ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना EKYC और बैंक विवरण अपडेट रखें, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए और योजना का लाभ समय पर मिल सके। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े नए निर्देशों के विरोध में शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध 27 फरवरी 2026 को गोरखपुर शहर में सामने आया, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए।
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि अनिवार्य शर्तों में बदलाव से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ेगा और वे इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि पहले की चयन प्रक्रिया में जिन मानकों के आधार पर भर्ती हुई, अब उनमें बदलाव करना न्यायसंगत नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार हैं। प्रशासन की ओर से वार्ता के संकेत दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और शिक्षक अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति को लेकर तीखा हमला बोला है। ये बयान 27 फरवरी 2026 को दिल्ली में सामने आया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार की नीति से राजस्व को नुकसान हुआ और पारदर्शिता पर सवाल उठे। उन्होंने कहा कि नई सरकार व्यवस्था को सुधारने और जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। आबकारी नीति को लेकर पहले भी राजनीतिक टकराव और जांच की प्रक्रिया चलती रही है, जिससे यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों की सूची जारी कर दी है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। 27 फरवरी 2026 को ये जानकारी सार्वजनिक की गई। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन बिहार, कोलकाता और अन्य प्रमुख मार्गों पर किया जाएगा, जहां त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ अधिक रहती है। रेलवे प्रशासन के अनुसार अतिरिक्त कोच और विशेष स्टॉप की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। हर वर्ष होली के समय टिकटों की भारी मांग रहती है और लंबी प्रतीक्षा सूची की समस्या सामने आती है। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय रहते आरक्षण करा लें और यात्रा से पहले ट्रेन की समय सारिणी की जानकारी अवश्य जांच लें। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निशमन कर्मियों और सेना के जवानों के लिए रोजगार का अवसर देने की घोषणा की है। यह निर्णय 27 फरवरी 2026 को सामने आया। रेलवे विभाग ऐसे अनुभवी कर्मियों को विभिन्न सुरक्षा और तकनीकी पदों पर नियुक्त करने की योजना बना रहा है ताकि उनकी सेवाओं का लाभ देश को मिलता रहे। सेना और अग्निशमन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के पास अनुशासन, आपदा प्रबंधन और तकनीकी दक्षता का व्यापक अनुभव होता है, जिसे रेलवे अपने संचालन में उपयोग करना चाहता है। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद भी इन कर्मियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया और पात्रता मानकों से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, देखिए। भारत सरकार ने बढ़ते भारत समिट 2026 के दौरान स्पष्ट किया है कि वो वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी 39% से अधिक नहीं बढ़ाएगी। ये घोषणा 27 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। सरकार का मानना है कि दूरसंचार क्षेत्र में निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना जरूरी है, इसलिए वो वोडाफोन आइडिया में नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और सरकारी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना बताया गया है। फोन नेटवर्क और डेटा सेवाओं के विस्तार के लिए निवेशकों और उद्योग को सकारात्मक संकेत देने की उम्मीद जताई गई है। विश्लेषकों के अनुसार ये कदम दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलने में मदद करेगा। और वहीं एक असामान्य मगर महत्वपूर्ण खबर जम्मू और कश्मीर से आई है, जहां 72 घरों में आग लग जाने की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। यह स्थिति स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। इन घटनाओं में व्यापक नुकसान हुआ है और लोगों की संपत्ति सुरक्षित रखने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्राथमिक जांच से पता चला है कि कई मामलों में स्थानीय बिजली वायरिंग और गैस लीकेज की वजह से आग लगी हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और अस्थायी आवास प्रदान करना शुरू कर दिया है। वहीं अग्निशमन बल और पुलिस की संयुक्त टीमें घटनाओं की विस्तृत जांच में जुटी हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर राजधानी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। यह कदम शहर में हरित परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया है। इस नई बस सेवा का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, जो यात्रियों को कम लागत और अधिक सुविधा वाला सार्वजनिक परिवहन प्रदान करेगी। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें न केवल अधिक यात्रियों को एक साथ ले जा सकती हैं, बल्कि शून्य उत्सर्जन के कारण शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार में मदद भी करेंगी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी इस सेवा का स्वागत किया है, क्योंकि यह यात्रा के अनुभव को और अधिक आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाता है। सरकार ने कहा है कि भविष्य में और भी ऐसे विद्युत बसों को सेवाओं में जोड़ा जाएगा ताकि पूरे शहर में हरित मोबिलिटी का विस्तार हो सके। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले भारतीय रेलवे ने एक और बड़े कदम के तहत देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण संचालन शुरू कर दिया है, जिसे हरी ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। यह परीक्षण रेल मार्ग पर सफलतापूर्वक चलाया गया, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग किया गया, जिससे पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन लगभग नगण्य रहा। रेल मंत्री और अन्य अधिकारियों ने इस उपलब्धि को भारत की हरित रेलवे पहल में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। इस परियोजना का उद्देश्य भविष्य में पूर्णतया हाइड्रोजन आधारित ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करना है, जो प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
विशेषज्ञों ने इस तकनीक को देश के रेलवे नेटवर्क को और अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। देखिए दोस्तों, एक तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनओसी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस पोर्टल के माध्यम से पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट और अन्य आवश्यक अनुमोदनों को ऑनलाइन आवेदन के द्वारा तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि ये पहल समय और संसाधनों की बचत करेगी तथा निवेशकों और व्यापारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अपने प्रकल्प स्थापित करने में आसानी प्रदान करेगी। इस पोर्टल का उपयोग कर आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनी रहेगी, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार ने इस योजना को देश की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। वाराणसी में तार पटरी से लेकर गोदौलिया तक के रोपवे प्रोजेक्ट का परीक्षण संचालन जून 2026 में शुरू हो गया है, जिससे ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ती दिख रही है। यह परीक्षण रोपवे मार्ग पर की गई है ताकि तकनीकी बिंदुओं और सुरक्षा मानकों की जांच की जा सके। रोपवे के जरिए शहर के किलकिले एरिया और प्रसिद्ध गोदौलिया क्षेत्र के बीच यात्रियों को त्वरित और आरामदायक आवागमन सुविधा मिलेगी। खासकर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए ये लाभदायक होगा। इस परियोजना का उद्देश्य वाराणसी की यातायात समस्या को कम करना और यात्रियों को एक सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि परीक्षण सफल रहा है और जल्द ही इसे नियमित संचालन के लिए लागू किया जाएगा। यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। और वहीं भारतीय रेलवे के IRCTC वेस्टर्न जोन ने पश्चिमी क्षेत्र में अवैध भोजन विक्रेताओं के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है, जिसमें दोषी पाए गए 203 व्यक्तियों को ट्रेन से उतार दिया गया। ये कार्रवाई यात्रियों की शिकायतों पर आधारित थी, जिनका आरोप था कि भोजन के दाम असंगत रूप से अधिक लिए जा रहे थे। रेलवे प्रशासन ने कहा कि यात्रियों का भरोसा और सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए इस प्रकार की रोमिंग विक्रेताओं पर सख्ती से अंकुश लगाया गया। अवैध विक्रेताओं के खिलाफ यह कदम ये संदेश देता है कि रेलवे किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन ने साथ ही यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी शिकायत के मामले में तत्काल अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय पर उचित कार्रवाई हो सके। यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और रेलवे व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उप प्रधानमंत्री और पर्यटन मंत्री राकेश राठौर ने महोबा जिले को ₹10 करोड़ के विकास निधि अनुदान की घोषणा की है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी। यह घोषणा 27 फरवरी को की गई थी और इसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार करना है। मंत्रियों ने कहा कि यह निधि सड़कों, जल आपूर्ति और सामुदायिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में उपयोग की जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों के जीवन स्तर में सुधार आए। विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इस निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। और वहीं होली के सावन से पहले ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रदेशवासियों को गर्मी के मौसम के लिए तैयार रहने और होली के समय बिजली कटौती से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में वृद्धि के कारण पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए सभी ऊर्जा कंपनियों को तैयार रहना चाहिए और आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बिजली बचत के उपाय अपनाएं और पब्लिक आयोजनों के दौरान अनावश्यक लोड से बचें। प्रदेश के कई जिलों में तापमान पहले से ही उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, जिससे बिजली की खपत में वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त टरबाइन और संसाधन तैनात किए जाएंगे, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो और त्योहार सुचारू रूप से मनाया जा सके। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। असमियतुरवादी मौलाना अकबरुद्दीन ओवैसी ने आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय सरकार तथा तेलंगाना की सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस के बीच असंगतता और नीति में विरोधाभास है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने वादों के विपरीत कार्य किया है और जनता के सवालों का सामना करने से कतरा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सरकार में भी कई मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं अधूरी रह गई हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्ष तथा सरकार के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी चुनावी वर्ष में ऐसे बयान राजनीति के रंग को और अधिक गरमा सकते हैं।